अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास में आपका मुख्तार सर आपके साथ मुखातिब हूँ एफईआई की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पार्ट नंबर 2 टॉपिक हाउ व्हेन एंड वेयर का डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से। तो हम इसकी शुरुआत फिर से अपने पिछले टॉपिक के छोटे से हिस्से कॉलोनियल वर्ड से शुरू करते हैं। जो ही ये वर्ड हमारे सामने आ जाता है, व्हेनेवर दिस वर्ड कम्स इन फ्रंट ऑफ अस, एकदम से हमारे जहनों में ब्रिटिशर्स आ जाते हैं, अंग्रेज़ लोग आ जाते हैं। तो हिंदुस्तान में अपना दबदबा बनाने के बाद, क्योंकि ये एक ट्रेडिंग कंपनी की सूरत में यहाँ पर आए थे ब्रिटिशर्स, लेकिन अल्टीमेटली दे एंटर्ड इन द पॉलिटिकल मैटर्स ऑफ इंडिया, और उस तरह से उन्होंने धीरे धीरे करके हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में घुस के हिंदुस्तान को अपने कब्ज़े में ले लिया। अब उसके बाद इन्होंने यहाँ के राजाओं नवाब्स को जो है अपना शिकार बनाते हुए इनके टेरिटरीज़ को जो है अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। तो कॉलोनियल का जो टर्म है, ये जो पॉइंट है, ये वो सिचुएशन रहती है जब किसी दूसरी कंट्री के लोग आके आपके कंट्री में बसते हैं या आते हैं और फिर यहाँ की इकोनॉमी या सोसाइटी के ऊपर कंट्रोल करते हैं या रेवेन्यू सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इसको हम कॉलोनियल कहते हैं, कॉलोनियलिज्म इसको कहा जाता है। तो सारी ब्रिटिशर्स के ही दौर में सारी चीज़ें इनके कंट्रोल में आ गई थी। इकोनॉमी, गुड्स का बेचना, कौन सी क्रॉप उनको कल्टीवेट करवानी होती थी किसानों से, वो करवाते थे और सस्ते दामों पे करवाते थे। और इसके साथ साथ इन ब्रिटिशर्स के आने के बाद यहाँ के लोगों के वैल्यूज़, टेस्ट्स, कस्टम्स या प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में भी ब्रिटिशर्स की वजह से बहुत सारी तब्दीलियाँ आई। तो ये सब्जुगेशन किसी दूसरी कंट्री की वजह से कॉलोनियलिज्म कहलाता है, क्योंकि इस कॉलोनियलिज्म की ही वजह से आने वाले जो लोग होते हैं वो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, कल्चरली बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं। उनको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती हैं, क्योंकि बाहर से आए हुए लोग, बाहर से आए हुए कंट्री के लोग आपकी कंट्री पे ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके यहाँ आपकी पॉलिटिकल सिस्टम, आपकी इकोनॉमिक सिस्टम, आपके सोशल या कल्चरल सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो अपने इस कंट्री के लोग होते हैं वो प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। तो इस सिस्टम को कहा जाता है कॉलोनियलाइजेशन। और ब्रिटिशर्स का, क्योंकि इनका एक पास्ट बहुत बढ़िया रहा है इस हवाले से, इसलिए हमारे जहनों में ये चीज़ आ जाती है कॉलोनियलिज्म को देखते ही। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम जानना चाहते हैं ब्रिटिशर्स के दौर के हवाले से, हिस्टोरियंस के दौर के हवाले से, वो ये हैं, हमारे जहनों में ये सवाल आता है कि किस तरह से हिस्टोरियंस को पता लगता है कि वाकई में पास्ट में क्या हुआ था, किस तरह से चेंजेस आ गई थी अलग अलग एस्पेक्ट्स के हवाले से, किस तरह से लोग रहा करते थे, या किस तरह से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर चलाई जाती थी। तो अगर हम 250 साल की इंडियन हिस्ट्री को उठा के देखते हैं तो हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री हैं वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से लिखे गए वो दस्तावेज़ जो उन्होंने लिख के रखे थे, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ब्रिटिशर्स की तरफ से, वो हमारे पास एक मेन सोर्स बनता है हिस्ट्री का। क्योंकि ब्रिटिशर्स बिलीव करते थे, उनकी एक पॉलिसी थी बाद में, कि वो हर किसी चीज़ को लिख के रखते थे। उनके प्लान्स, पॉलिसी, डिसीजंस, एग्रीमेंट्स, कुछ भी जो वो करते थे उसको वो रिकॉर्ड करके रखते थे अच्छी तरह से। लेकिन रिकॉर्ड करना ही, लिख के रखना ही नहीं, बल्कि उन लिखे हुए दस्तावेज़ों को बाद में क्या कहते हैं उसको, सेफ भी रखना था, उसको बचा के भी रखना था। तो ये चीज़ें ब्रिटिशर्स की आदत थी कि वो जो भी करते थे, जो भी एक्टिविटी, जो भी पॉलिसी वो इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, उसको पहले लिखते थे। हर कोई चीज़, हर कोई काम वो लिख के रखते थे। इससे जो है उनका काम आसान हो जाता था आगे जाके फिर काम करने के हवाले से। अब ये डॉक्यूमेंट्स या लेटर्स या जो भी वो बना के रखते थे, इनको सिर्फ लिख के रखना ही काफ़ी नहीं था। एज आई हैव टोल्ड यू कि इनको बाद में संभाल के रखना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि उसी की वजह से आगे जाके उनका इस्तेमाल किया जा सकता था। तो इस हवाले से हम देखते हैं कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट लेवल्स पे हर किसी दफ्तर में एक रूम हुआ करता था, अलग से एक रूम हुआ करता था, हाईएस्ट लेवल पे भी और लोवेस्ट लेवल पे भी। उस रूम में उस डिपार्टमेंट के लिखे हुए दस्तावेज़ों को रखा जाता था। तहसीलदार ऑफिस में भी एक रूम होता था, इसी तरह से कमिश्नरी में भी एक रूम होता था, सेक्रेटरीट में भी अलग से रूम होता था, लॉ कोर्ट्स में भी वहाँ पर अलग से रूम होते थे, रिकॉर्ड रूम्स हुआ करते थे, जिनमें इन दस्तावेज़ों को रखा जाता था। इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूशंस जैसे आर्काइव्स या म्यूज़ियम्स भी इस्टेब्लिश किए गए ब्रिटिशर्स की तरफ से, ताकि अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखा जाए। ठीक है सर। इसके अलावा अगर हम देखें बाद में
चूँकि ये दस्तावेज़ एक ही कॉपी हुआ करती थी, फिर इन्होंने अच्छे अच्छे कैलीग्राफर्स को लाया, उन्होंने इनकी कॉपीज़ बनाई अच्छी हैंड राइटिंग के साथ, ताकि एक जो है डॉक्यूमेंट को एक या दो कॉपीज़ में तब्दील किया जा सके। लेकिन जो ही मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी आ जाता है, उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस वजूद में आ गया था। अब ये वो दौर था कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट था, आप डॉक्यूमेंट इसको आसानी से बहुत सारी कॉपीज़ में तब्दील कर सकते थे। आपको कैलीग्राफर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब जो कि पहले अर्ली 19th सेंचुरी में एक डॉक्यूमेंट की दूसरी कॉपी के लिए बनानी ज़रूरत पड़ती थी, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस से आपके जो डॉक्यूमेंट इसको सेव करके या उनकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाना आसान हो गया था। तो ये चीज़ें इस्तेमाल की जाने लगी, लेकिन इसका इस्तेमाल इसलिए होता था ताकि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली प्रिजर्व करके रख सके। ठीक है सर, पहले जो उनके पास टेक्नोलॉजी उसी हिसाब से वो उनको प्रिजर्व करके रखते थे, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद ये चीज़ें बहुत आसान हो गई। अच्छा, इसके बाद ब्रिटिशर्स ने बाद में हिंदुस्तान में सर्विंग का जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया, और सर्विंग उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसिडर किया जाता था भाई साहब, क्योंकि वो जानते थे कि सर्विंग की ही मदद से जो है वो अच्छी तरह से इफ़ेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने अलग अलग जगहों पे वहाँ की टोपोग्राफी, वहाँ के सॉइल क्वालिटी, वहाँ के पेड़ पौधे, फ्लोरा फाना या बाकी सारी चीज़ें, क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है, ये सारी चीज़ें सर्वे करनी शुरू कर दी, इनके बारे में जानना शुरू कर दिया, ताकि वो अच्छी तरह से बाद में रेवेन्यू सेलेक्ट कर सकते थे उस इलाके के हवाले से। अच्छा, इसी तरह से सर्विंग का सिलसिला आगे चलते हुए वो बाद में सेंसस करने लगे। हर 10 साल के बाद उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि एक पर्टिकुलर रीजन में कितनी पॉपुलेशन आ गई हैं। ठीक है सर, तो इस तरह से वहाँ पर किस कास्ट के लोग रहते हैं, कौन सा रिलीजन या कौन से लोग जो हैं वो कौन सा ऑक्यूपेशन करते हैं, ये भी उन्होंने बाद में सर्विंग के ज़रिए से ही जानना स्टार्ट कर लिया था। और इन चीज़ों के अलावा उनके पास कुछ और सर्वेइंग भी अलग अलग से की जाने लगी, जैसे बॉटनिकल सर्वेज पेड़ पौधों के हवाले से, जोलॉजिकल सर्वेज एनिमल्स के हवाले से सर्वेइंग की उन्होंने, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज हैं पुरानी जगहों के बारे में वो सर्वेज उन्होंने की, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज इंसानों के हवाले से किस कास्ट या किस रेस से वो आए हैं वो चीज़ें, और फॉरेस्ट सर्वेज उन्होंने की, ताकि वो पूरी तरह से हिंदुस्तान को समझ के उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन कर सके। असल मकसद उनका ये था कि दे बेसिकली वांट टू नो द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, और इन सर्वेज की मदद से उनको रिसोर्स पता चले हिंदुस्तान के, और बाद में तो उन्होंने भाई साहब जो है उनको एक्सप्लॉइट तो किया ही, वो हमें याद में रखना है। लेकिन जो हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ें हिस्ट्री बनाने के हवाले से, जैसे मैंने पहले कहा कि ब्रिटिशर्स के दौर को अगर हमें जानना है तो उसके लिए ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को ही हमें देखना पड़ेगा, जिससे हमें बहुत हद तक उस दौर के बारे में पता चल सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो उन ब्रिटिशर्स के लिखे हुए ऑफिशियल रिकॉर्ड से हमें नहीं पता चलता है। जैसे अगर हम देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि उस दौर में लिखे गए ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में हमें ब्रिटिशर्स के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं, जैसे लोगों का रहन सहन कैसा था वो पता नहीं चलता है, किस इलाके में ट्रैवलर्स आते थे, पिलग्रिम्स, उनके बारे में हमें बिल्कुल पता नहीं, लोगों की सोच क्या थी, लोगों की ज़िंदगियाँ कैसे बसर होती थी, इन चीज़ों के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं चलता है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हवाले से, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को स्टडी करने के बाद। तो अगर आपको लोगों के बारे में, हकीकत में सोसाइटी के बारे में जानना है, तो उसके लिए भाई साहब जो है आपको कुछ और चीज़ें देखनी होंगी, जैसे न्यूज़पेपर्स उस दौर के, उनको स्टडी करना पड़ेगा, या कुछ पब्लिश्ड इश्यूज़ जो हैं, डिबेट्स वगैरह जो है वो, या कुछ बाहर से आए हुए ट्रैवलर्स उनकी ऑटोबायोग्राफीज़ उनको देखना पड़ेगा। इसी तरह से पोइट्स ने जो पोइट्री वगैरह लिखी है उनको भी आप जो है लेके उनको पढ़ के जो है उस दौर के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, वो चीज़ें जो आपको ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नहीं मिलती हैं। ठीक है सर, तो हिस्ट्री को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको सिर्फ डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। अगर आप डिपेंडेंट रहे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के ही ऊपर, तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स आपको सब कुछ पास्ट के बारे में या पर्टिकुलर डेट के बारे में नहीं बता सकते, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में नहीं बता सकते। अगर हम ब्रिटिशर्स की दौर की बात करें तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आपको सब कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में मिल सके। उसके लिए आपको पोइट्स की या ट्रैवलर्स की या पिलग्रिम्स की या कुछ और लोगों की जो है
लिखी हुई इबारतें, लिखी हुई चीज़ें लानी पड़ेंगी, तब जाके आप पूरी तरह से लोगों के बारे में जान सकते हैं। लेकिन और भी कुछ हिस्से हैं जो हमें हिस्ट्री में फिर भी बहुत अच्छी तरह से नहीं मिलती हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन, जैसे किस तरह से ट्राइबल पीपल, किस तरह से पीजेंट्स या वर्कर्स, मायनों में काम करने वाले लोग, पुअर कास्ट, लोअर कास्ट, उनकी ज़िंदगियाँ कैसी हुआ करती थी। एक बात सच है कि उनके बारे में हमें ज़्यादा कुछ हिस्ट्री में नहीं मिलता है, और सिर्फ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई में ये लोग, अगर हिस्ट्री में इनका कहीं ज़्यादा जिक्र नहीं है तो जाहिर सी बात है कि इनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता था। तो ये चीज़ें हम अक्स करते हैं सिर्फ अंदाजे से कि वाकई में इन लोगों की अहमियत न होने की वजह से शायद हमें ये हिस्ट्री में कहीं नज़र नहीं आते हैं। अगर इनकी इंपॉर्टेंस होती तो इनका कहीं जिक्र होता। तो ये पार्ट नंबर 2 था इस टॉपिक के हवाले से। उम्मीद है आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। तो उम्मीद है कि अगले वीडियो तक आप हमारा इंतज़ार करेंगे। अल्लाह हाफिज़, सलामत रहिए।